नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं DSSP जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पेपर बन के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट्स को कवर। तो हमारा जो आज का पेपर है वो है DSSP मेट्रॉन फीमेल, जो हुआ था आपका 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो इसमें आए थे आपके 40 क्वेश्चन मैथ्स में, 40 रीजनिंग में। ऐसे ही पांचों जो सेक्शन है आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, उनमें सभी में 40-40 क्वेश्चन आए थे। तो इसके मैथ्स वाले पार्ट के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के जो 20 बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज और कल के क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, रमन, करण और मेहुल ने 1:2:3 की समय अवधि के लिए 3:9:10 के अनुपात में पूंजी निवेश की। वितरित लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। रमेश, करण एंड मेहुल इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:9:10 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1:2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उन्होंने कितने समय के लिए राशि करी है? 1:2:3 में, है ना। और कितनी राशि जो है इन्वेस्ट करी है? 3:9:10 के अनुपात में। तो राशि कितनी करी है भाई? 3:9:10 के अनुपात में इन्वेस्ट की है। और समय कितना है? 1:2:3। तो जो प्रॉफिट होता है वो जितनी राशि जितने समय के लिए लगाई उनका जो मल्टीपल करते हैं वही आता है हमारा प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा राशि लगाओगे, जितने ज़्यादा समय के लिए लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी कम राशि लगाओगे, जितने कम समय के लिए लगाओगे उतना प्रॉफिट जो है कम होगा। तो ये राशि लगाई थी 3:9:10 के अनुपात में और समय था 1:2:3। तो इन्हें गुणा करेंगे। 3 राशि एक समय के लिए लगाई तो टोटल कितनी राशि होगी भी? 3। ऐसे ही 9 दूनी 18 और 10 तिया 30। अब ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 से चला जाएगा 1, रेशियो 18, 3 छंग 18, रेशियो 10/12। तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो किस अनुपात में होगा? 1:6:10। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न 30% मोर प्रॉफिट। व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस। मतलब कोई दुकानदार है, कोई वस्तु का जो उसका जो आपका लागत मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करता है ना। कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है तो उस पर अंकित मूल्य क्या करता है? वो 140 कर देता है प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद जो उसने 140 रुपये उसका अंकित मूल्य किया, उस पर 10% की उसने छूट दे दी, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन आगे बोला गया है कि वो और जो प्रॉफिट हुआ है उससे 30% और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो जो उसका अंकित मूल्य था 140 रुपये, उस पर उसे कितनी छूट देनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई वस्तु कितने की है भाई? 100 रुपये की है। तो वो 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो कितना हो जाएगा ये? 140। उसके बाद उस पर 10% की छूट दे देता है अंकित मूल्य पर। तो 140 पे जब 10% की छूट देगा तो कितना? 14 रुपये की छूट दे देगा। 140 का 10% कितना होता है? 14, 14। तो 140 पे 14 रुपये की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में? 126 रुपये में। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 126 रुपये। तो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, बेच दी कितने में? 126 में। लाभ कितने का हुआ? 26 का, या फिर कह सकते हो लाभ हुआ 26% का, है ना। तो 26% का उसे यहाँ पर हो गया 26% का प्रॉफिट। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है भाई, 30% अधिक लाभ कमाने के लिए उसे समान अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। 30% का उसे अधिक लाभ कमाना है इस प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट कितना? 26%। तो 26% पे भी 30% अधिक लाभ कमाना है। तो 26% का 30% निकालने पड़ेगा हमें। 26 का 30% हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखो 26 का 10% कितना होगा? 26 का 10% होगा 2.6। तो 26 का 10% हो गया 2.6, है ना। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 30% की। तो अगर 10% की वैल्यू ये है, 30% की चाहिए, तो हमें 3 से गुणा करनी होगी। तो इसे 3 से गुणा कर देंगे। 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7.8। तो 26 का 30% कितना आ गया? 7.8। ये आ गया 7.8, 26 का 30%। तो इतना ही हमें 30% अधिक लाभ चाहिए था, तो इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा अभी? ये हो जाएगा 8, 7 6 13 और 2 और 1 3।
तो अब हमें लाभ कितने का चाहिए, 33.8 का, है ना। 100 रुपये तो वस्तु का मूल्य था, उस पर अब हमें लाभ कितना चाहिए, टोटल लाभ 33.8 का, लेकिन अंकित मूल्य अब भी कितना है, 140। तो यहाँ पर देखते हैं, प्राइस तो अब भी 100 रुपये है, अंकित मूल्य अब भी 140 है, और अब जब हमें लाभ कितने का चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसका, ये होना चाहिए 133.8। तो ये इससे कितना कम है भाई, तो ये हो गया 34.6, तो ये हो गया 6.2 अपॉन 140 पे चाहिए, 140 इंटू 100। तो हमें डिस्काउंट देखना है, तो डिस्काउंट तो इसी पे देखेंगे ना, अंकित मूल्य पे। तो 10 से 10 और 10 से ये चला जाएगा पॉइंट। उसके बाद भाई ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 31, तो ये आ गया 31/7। तो 7 चौक 28, बचा कितना 3, पॉइंट लगा देंगे, फिर 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, तो ये आएगा हमारे पास 4.42। तो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ यही ऑप्शन सेकंड वाला है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कितने का, अंकित मूल्य पर उसे बाद में कितने की छूट देनी पड़ेगी, 4.43% की। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। प्रश्न है, क्रमशः 164 मीटर और 265 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी गति 11 मीटर प्रति सेकंड और 22 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक रेलगाड़ी की जो है लंबाई है 164 मीटर, दूसरी की है 265 मीटर। पहली की जो स्पीड है वो है 11 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी की है 22 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें बताना है कि दोनों को आपस में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो अगर दो रेलगाड़ियां हैं, अगर ये एक ये है और एक ये है ना, आपस में इन्हें क्रॉस करना है, मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। हाँ देखिए, ये बोला गया है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर एक दूसरे को पूरी तरह से पार करना होगा तो इन्हें जो है अपनी पूरी दूरी कवर करनी होगी। तो पहली है 164 मीटर लंबी, दूसरी है 265 मीटर लंबी, तो इन्हें जोड़ देंगे। तो 164 प्लस 165 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 6 12 2, और ये हो जाएगा 3। तो 329 मीटर हो गई टोटल दूरी जो हमें कवर करनी है। और स्पीड कितनी है, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी स्पीड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 11 मीटर इसकी है और 22 मीटर प्रति सेकंड इसकी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 33 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हमें समय निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल स्पीड अगर हम से डिवाइड कर देंगे तो हमें कुल समय मिल जाएगा। तो 33 से हमें भाग करना है 329 को। तो अब ये कितनी बार चला जाएगा भाई, ये 11 दूनी 22, 22 10, चलो 33 से ये 13 13 3 39 9, 13 3 39 42, ये था, सॉरी ये था 265 मीटर, ये यहाँ पर था 265 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 429, ये हो जाएगा हमारे पास 429, और इसे भाग करना है हमें 33 से। तो अगर हम 13 से करेंगे, 13 3 39 9, 3 13 3 39 40 41 और 42, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 13 बार चला जाएगा। तो हमारा 13 सेकेंड्स आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 4 वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने 165 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर था क्या, 265। तो 164 प्लस 265 कितना हो गया, 429, और दोनों की स्पीड जुड़ के कितनी होगी, 33 मीटर। तो 429 को 33 से भाग करोगे, कितनी बार चला जाएगा, 13। तो हमें कितना समय लगेगा एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, 13 सेकेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 24 आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया अभी, सिंप्लीफाई 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब डिवाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको जो अपना आंसर बताना है 2 दशमलव स्थान तक बताना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 9 का क्यूब होता है 729, और माइनस कितना है, 8 का क्यूब कितना है भाई, 8 का क्यूब होता है 512। तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 2 4 2 6 और 1 7 7 3 10, 1072, और इसमें से कितना माइनस करना है हमें, 512। तो 512 माइनस करोगे 0 6, 10 में से 5 जाएगा 5, तो ये आ गया भाई हमारे पास 560। अब ये है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 10
और 8 4 12 और 1 13। तो 130 में से 64 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, 6 12 6, ये बचेगा 66। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 66। अब हमारे पास क्या बचा भाई, 560 अपॉन 66। तो किससे चला जाएगा भाई ये, 2 से देखते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये आगे 280, और अब ये 280 को हमें भाग करना है 33 से। तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 3 3 नम 27, 9 तिया 27, 7 2, 9 तिया 27, 28 29। तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। तो 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26, बचा कितना 6, और यहाँ बचा 1 16। अब लगा देंगे पॉइंट। अब 33 तिया कितनी बार चला जाएगा, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 बार जाएगा, तो 8.4। तो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, 8.48। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस A, B, C, D and E in a town. What is the total number of graduate and post graduate level students in institution D? तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूशन टीम डी में स्टूडेंट्स हैं उनकी हमें संख्या बतानी है। तो ये पाई चार्ट किसका है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट वालों का ये पाई चार्ट है, और ये है पोस्ट ग्रेजुएट वालों का, है ना। बाकी ये इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अलग अलग। अब हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स बताने हैं, और वो किस में बताने हैं, डी इंस्टीट्यूट डी में बताने हैं। तो सिर्फ हम डी को ही फोकस करने वाले हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ग्रेजुएट 24,400, और इसमें डी का परसेंट कितना है, 28%। तो सबसे पहले तो 24,400 का 28% निकालेंगे, 28/100। तो 2 0 से 2 0। अब ये बचा 244, और इसे 28 से हमें करनी है गुणा। तो 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35, 5 3 8 दूनी 16, और 16 और 3 19, ये हो गया। उसके बाद 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया भाई हमारे पास, 2 8 5 13, और 9 8 17 और 1 18, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये आ गया 6832, यहाँ पर आ गया 6832। अब यहाँ पर देखेंगे डी में, डी की परसेंटेज कितनी है भाई, तो डी की परसेंटेज ये येलो वाली है 8%। तो हमें 26,800 का 8% निकालना है अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0, फिर ये हो जाएगा 8 8 64, 4 6 8 6 48, 48 और 6 54, 4 5 8 दूनी 16, 4 20 और 21, ये आ जाएगा 2144। 2144। तो ग्रेजुएट कितने आ गए, 6832, और पोस्ट ग्रेजुएट 2144। अब हमें टोटल बताने हैं ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, तो इन्हें जोड़ देंगे आपस में। ये हो जाएगा 6832 प्लस 2144, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 3 7, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 8976। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 4996, 8254 और 11,750 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितने प्रतिशत मिला। तो भाई जो उम्मीदवार जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे जीता भी वही होगा। तो यहाँ पर किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ये मिले हैं 11,750, तो यही उम्मीदवार जीता होगा। हमें क्या बताना है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितने प्रतिशत मिला। तो कुल वोट, जब 3 उम्मीदवार थे तो तीनों के जो मिले हुए जो वोट होंगे वही होंगे टोटल वोट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। ये हो जाएगा 4996 प्लस 8254 प्लस 11,750। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 0 1, 10 5 15, 5 20, 0 2, 9 2 11, 11 9 20, ये हो जाएगा। फिर 2 2 और 1 3, 8 11, 11 4 15 का 5, 1 और 1 और 1 2, ये आ गया। टोटल वोट हमारे पास कितने आ गए, 25,000।
और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं 11,750। तो हमें यही बताना है 11,750 25,000 का कितने परसेंट है। तो ये हो जाएगा 11,750 अपॉन 25 1 2 3 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, 4 बार चला गया, बचा कितना 17। और तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 47। तो ये कितना आ गया भाई 47%। तो 11,750 25,000 का कितना है 47% है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है तथा उनके लघुत्तम समावर्तीय के अन्य दो गुणनखंड 13 और 15 हैं। दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से जो है बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो भाई आपको एक बात पता है ना कि जो महत्तम समावर्तीय होता है या एचसीएफ होता है, जो भी एचसीएफ होता है वो कॉमन होता है ना, चाहे वो एलसीएम हो चाहे संख्याएं हो, तो उनमें जो है एचसीएफ कॉमन होना ही होना है। जैसे कि अगर आप बात करो 9 का एचसीएफ अगर 3 है तो 9 जो है 3 से डिवाइड होना ही होना है। जो 9 का जो एक फैक्टर है 3 होगा ही होगा। तो एचसीएफ जो होता है सभी संख्याओं में भी और एलसीएम में भी कॉमन होता है। अब एचसीएफ तो हमें क्या दे रखा है 23, और हमें बताना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ऑप्शन को 23 की मदद से कि जो ऑप्शन भी 23 से डिवाइड हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 23 से डिवाइड होना जरूरी है अगर हमें कोई भी संख्या बतानी है या फिर हमें एलसीएम बताना होता, तो वो जो है संख्या 23 से पक्का डिवाइड होगी। तो सबसे पहले तो हम अपने ऑप्शन को चेक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 23 से डिवाइड होगा। तो ये 23, ये हो जाएगा 9, तो ये पहली वाली संख्या तो नहीं जाएगी। अब सेकंड पे चलते हैं, 23 बचा कितना 7 4 11 145, और ये 5 3 15, 5 2 10 और 14। तो जो है 345 23 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अब ये देखते हैं 340, तो 23 और 7 4 11 110 बचेगा, ये 23 से नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 23 ये बचा कितना 7 2 9 95, तो 95 भी जो है 23 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेकंड वाला जो है 345 वो 23 से डिवाइड है। तो जो दोनों में से बड़ी संख्या होगी वो ये 345 होगी, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमें और जो इसकी कैलकुलेशन या बाकी क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो एचसीएफ होगा वो संख्या को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना, वो उसका एक कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। तो उसी की हेल्प से हमने ऑप्शन को चेक किया और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें ऐसा मिला जो 23 से डिवाइड हो रहा था, बाकी 3 के 3 जो है वो 23 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वो हो गए हमारे गलत। अगर ऐसा होता कि भाई 2 ऑप्शन मिल जाते जो 23 से डिवाइड हो रहे थे तब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन हमें तो अपना आंसर पहले ही मिल गया, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है 2n² n+1 का होल स्क्वायर। तो n यहाँ पर हमारे पास क्या है 10, क्योंकि 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है, तो n की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 10 का स्क्वायर और फिर 10 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 की 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 200, और यहाँ पर 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 200 की 121 से गुणा करोगे कितना आएगा 2 0, फिर 2 2 दूनी 4 और 2, ये आ जाएगा 24,200, 24,200। कौन सा ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक वर्ष एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से घटती है। यदि 2010 में जनसंख्या 36,450 थी तो 2007 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2007 में गांव की जनसंख्या ज़्यादा रही होगी 36,450 से। क्यों? क्योंकि हर साल गांव की जनसंख्या कितनी घट रही है 10% की दर से घट रही है। तो मान लो 2007 में गांव की जनसंख्या क्या रही होगी x, है ना, तो x, और हर साल कितनी घट रही है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। तो हर साल 10 से कितनी हो रही है 9, और कितने साल तक हो रही है 2007 में थी, और तो 2008 9 10 3 साल की हमें निकालनी है।
तो हमने मान लिया कि 2007 में जनसंख्या कितनी रही होगी x, तो 2008 में कितनी हो गई 9/10, 2000 फिर 7 में तो इतनी थी, 8 में इतनी होगी, 9 में कितनी होगी 9/10 और 10 में हो गई होगी 9/10। लेकिन 10 में दे कितनी रखी है 26,450, 36,450। तो इसे इससे क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। 9 से चला जाएगा ये, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, उसके बाद फिर 9 से चला जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450 बार, फिर 9 से चला जाएगा 9 पंजे 45, 50 बार। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 50, और ये 3 जीरो इधर लग जाएंगे तो 1 2 3। तो 2007 में गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी 50,000। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी 2007 में हमने x जनसंख्या मान ली और 2010 की जो है जनसंख्या हमें दे रखी थी 36,450, और क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि हर साल गांव की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है। मतलब एक साल में अगर 10 थी तो अगले साल कितनी हो जाएगी 10 से 1 घट के 9 रह जाएगी। तो हमें 3 साल की निकालनी थी। तो x गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10 और 2010 की जनसंख्या उसके बराबर रख दी 36,450। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।